देखिए, एविडेंस एक्ट आपका चल रहा था और एविडेंस एक्ट में आपका ये अध्याय 4 शुरू किया गया था ओरल एविडेंस के विषय में, यानी कि मौखिक साक्ष्य के विषय में। यहाँ से आपका प्री में एक क्वेश्चन सेट रहता है, धारा या तो 59 से पूछ ले या धारा 60 से ज़्यादा चांस रहता है। अभी हम उसको बता रहे हैं। फिर एक बार इसको दोहरा दिया जाए जितना बताया गया था इस चैप्टर को, और तब आपका आगे बढ़ा जाए। देखिए, आपका ओरल एविडेंस होता क्या है, पहले ये समझना है आपको। यानी कि जब कोई साक्षी साक्षी यानी कि गवाह या विटनेस अपने मुख द्वारा बोले गए शब्दों द्वारा न्यायालय में साक्ष्य देता है, तो उसी को आपका ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। फिर आपका बताया गया था कि अगर कोई साक्षी बोलने में असमर्थ है, यानी कि बोल ही नहीं सकता, तो वह अपना साक्ष्य कैसे दे सकता है। तो उसमें आपका बताया गया संकेत द्वारा या इशारों द्वारा। अब ये संकेत या इशारा करता है, बैठिए, ये जो संकेत या इशारा करेगा, अब ये समस्या है कि ये बंद न्यायालय में करेगा कि खुले न्यायालय में। तो खुले न्यायालय में करेगा। और आपका संकेत या इशारा को क्या माना जाएगा, समस्या ये आई, मौखिक साक्ष्य माना जाएगा कि दस्तावेजी मौखिक। इस पर एक केस भी आपका बताया गया था। वह केस था क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला। इसके बाद एक पॉइंट और आपको बताया गया था कि अगर कोई साक्षी बोलने में असमर्थ है, तो वह अपना साक्ष्य लिखकर भी दे सकता है, लेकिन जो लिख कर देगा वह खुले न्यायालय में देगा। और जो लिखकर वह देगा उसे दस्तावेजी साक्ष्य या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस न मानकर उसे भी आपका मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। तो यहाँ भी आपका क्वेश्चन बनता है, अच्छा, कि डम्ब विटनेस किस धारा में है, यानी कि मूक साक्षी या जो गवाह बोलने में असमर्थ हो, तो आपका 119 मारिएगा। और ये पूछे कि भाई लिख कर देता है ऐसा व्यक्ति, तो कैसा साक्ष्य वह माना जाएगा। तो ओरल एविडेंस ही माना जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन पिछली बार आपका जे में आया था, यानी कि 2018 वाले में। ये दोनों क्वेश्चन 119 से आपका दो क्वेश्चन एक बार दोनों पूछ लिया है। फिर आपका 59 अध्याय 4 शुरू किया जाए। देखिए, आपका 59 से भी क्वेश्चन बनता है। और जब भी 59 पढ़िए सेक्शन बताया गया, तुरंत आपका सेक्शन 61 पढ़िएगा। ये पिछली बार फिर आपका जे में क्वेश्चन बना है। तो क्वेश्चन का मॉडल देखिए आपका कैसे बनता है। पहला 59 एक लाइन बताया जाए, फिर 61, और दोनों का 4-5 मॉडल मैं फिर बता रहा हूँ जो नए मॉडल में पूछा जा रहा है। 59 ये कहते हैं कि जो आपका दस्तावेजों की अंतर वस्तु और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर वस्तु के सिवाय मतलब इसको छोड़कर, छोड़कर मतलब इसको हटाकर, जो अन्य बातें हैं या अन्य तथ्य हैं या अदर फैक्ट हैं, उनको ओरल एविडेंस द्वारा, यानी कि मौखिक साक्ष्य द्वारा, अर्थात मुख से बोले गए शब्दों द्वारा कोर्ट में प्रूफ किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन आपका जो बनता है कि किन तथ्यों को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता, पहला क्वेश्चन। तो आपका दे देगा आपका आपका दे देगा दस्तावेजों की अंतर वस्तु। दूसरा ऑप्शन देगा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर वस्तु। तीसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों बातों को फिर याद रखिए,
ओरल या मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता। तो फिर आपका क्वेश्चन नया मॉडल बना कि निम्नलिखित में से किसे मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा। तो आपका फिर चार ऑप्शन बनाइए। दे देगा आपका दस्तावेजों की अंतर्वस्तु, इसे भी साबित नहीं किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन देगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अंतर्वस्तु, इसे भी साबित नहीं। तीसरा ऑप्शन देगा दस्तावेजों तथा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अंतर्वस्तु के सिवाय या छोड़कर अन्य तथ्य, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन आपका सही रहेगा, क्योंकि दोनों के सिवाय जो बातें आई उसी को ओरल एविडेंस द्वारा साबित किया जाएगा। दूसरा नियम देखिए, तुरंत आपका 61 तुरंत पढ़ना है। पिछली बार अच्छा क्वेश्चन बना है आपका घुमावदार। क्वेश्चन आपका ये बना है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तुओं को कैसे साबित किया जाएगा। तो आपका दे देगा प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, यानी कि प्राइमरी एविडेंस द्वारा, सेकेंडरी एविडेंस द्वारा, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 61 स्पष्ट एक लाइन लिखती है कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु या जो दस्तावेज के अंदर बातें लिखी गई हैं उसको या तो प्राइमरी एविडेंस द्वारा या सेकेंडरी द्वारा कोर्ट में प्रूफ किया जा सकता है। यानी कि या तो मूल कॉपी पेश करिए दस्तावेज की या फोटो स्टेट कॉपी पेश करिए, दोनों के द्वारा दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकेगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पूछता है तो उसके लिए अलग धाराएं बनी है, आपका बताया जाएगा 65A, B इत्यादि। वहाँ से भी आपका झारखंड ने और MP ने क्वेश्चन बनाया है कि इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड है उसकी ग्राह्यता की, यानी कि उसको एडमिट होने की कंडीशन या शर्तें कहाँ बताई गई हैं। तो वही बताया जाएगा आपका 65A, B जब चलेगा। तो अभी तो आपका पहले 60 तो हो जाए। तो फिर एक बार याद रखिए, दोनों सेक्शन एक साथ पढ़िएगा। अगर ये दे कि भाई किसे मौखिक साक्ष्य द्वारा प्रूफ कोर्ट में किया जा सकेगा, तो दो के सिवाय देखिएगा सब क्या क्या के सिवाय, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी बातों को या सभी घटनाओं को, सभी तथ्यों को कैसे साबित किया जा सकेगा, मुख से बोले गए शब्दों द्वारा। फिर 61 कवर करिएगा कि अगर दस्तावेज है तो उसमें लिखी गई बातें, यानी कि कंटेंट्स या अंतर्वस्तु या उसमें समाहित बातों को कैसे कोर्ट में माने आपका प्रूफ किया जाएगा। तो आपका जवाब होना चाहिए या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीयक। तो ऑप्शन बना दिया जाए प्राथमिक द्वितीयक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, आपका जवाब रहेगा दोनों। अब 59 समाप्त हो गई, तब आइए 60। पहले धारा 60 में जो सिद्धांत है वह सिद्धांत देखा जाए। पहले तो प्रिंसिपल पूछा जाता है और किस सेक्शन में कौन सा प्रिंसिपल समाहित है। अब तक जितने आपका मुख्य बताए गए हैं लगभग सभी बातों को आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कौन सा सिद्धांत किस सेक्शन में समाहित है इस पर भी आपका 1, 2 या 3 क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। देखिए फिर हम मुख्य सिद्धांत आपका बता रहे हैं भाई। सेक्शन 6 में तथ्य और कार्य का सिद्धांत या रेहजेटे का सिद्धांत समाहित है। सेक्शन 9 में डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला समाहित है। 11 में प्ली ऑफ एलिबाई समाहित है। फिर आपका माने स्वयं का दर्पण समाहित है। 17 में यानी कि 17 में
फिर रेफरी का सिद्धांत पूछा जाता है 20 में, यानी कि 20 में। फिर आपका पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा संपुष्टि का सिद्धांत 27 में। आपका ये डाइन डिक्लेरेशन 32 में। और आपका मित्र धारा है 45, रेस जुडिकेटा या विश्ववैक्सरी या डबल जियोपार्डी 40 इत्यादि। और आपका ये सिद्धांत हर हाल में याद होने चाहिए। तो धारा 60 में भी दो सिद्धांत याद रखिएगा। देखिए, पहले मौखिक साक्ष्य का हमने बंटवारा कल किया था, बंटवारा कर लिया जाए। और इस पर हमने उदाहरण भी आपको बताया था। आपका मौखिक साक्ष्य दो प्रकार का होता है, कोई पूछे तो बताइएगा। या तो डायरेक्ट एविडेंस, डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष साक्ष्य, और दूसरा इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य। अप्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य को ही हम हियर से एविडेंस भी कहते हैं, श्रुत साक्ष्य या अनुश्रुत साक्ष्य। तो मौखिक साक्ष्य के कितने प्रकार हो गए? दो। पहला आपका कौन हो गया? डायरेक्ट या प्रत्यक्ष हो गया। और दूसरा क्या हो गया? अनुश्रुत या अप्रत्यक्ष या श्रुत। अब अगर आपका दोनों का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, तब भाई डायरेक्ट शुरू किया जाए। कब मौखिक साक्ष्य डायरेक्ट या प्रत्यक्ष कहा जाएगा? तो जिस व्यक्ति ने किसी घटना का बोध अपने इंद्रियों द्वारा किया है, अगर वह व्यक्ति स्वयं न्यायालय में आए और स्वयं बातें बताए, तो हम कहेंगे कि उसके द्वारा दिया गया एविडेंस डायरेक्ट एविडेंस है। अर्थात जिसने घटना अपनी आँखों से देखी वह आकर बयान दे, जिसने घटना माने जिसने कोई तथ्य है तो अपने हाथों से स्पर्श किया है वह आकर बयान दे। या आपका स्वाद वाली बात है तो जिसने स्वयं स्वाद लिया है वह आकर अपना बयान दे। तो इत्यादि ऐसे लोगों के बयान को हम क्या कहेंगे कि मौखिक साक्ष्य कैसा है? ये प्रत्यक्ष। और इसके बाद आपका अप्रत्यक्ष या अनुश्रुत का मतलब न तो स्वयं घटना देखा है, न ही स्वयं अपने कानों से सुना है, बल्कि दूसरों से घटना के बारे में उसे जानकारी प्राप्त हुई है। तो ऐसी दशा में अगर वह व्यक्ति आता है और कहता है कि दूसरे से जानकारी प्राप्त हुई है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुश्रुत साक्ष्य। अब आपका एक दो उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण देखते हैं, आपका धारा 6 का देखते हैं। पहला उदाहरण आर बनाम वेडिंग फील्ड का केस याद रखिए। एक औरत का गला कमरे में काटा गया। वह आंगन में आई और अपनी चाची से कही कि वो मेरी डियर आंटी, यानी कि वो मेरी प्यारी चाची, देखो वेडिंग फील्ड ने मेरी क्या दुर्दशा की है। उसके बाद मर गई। तो बताइए, क्या चाची ने घटना देखा था अपनी आंखों से? नहीं। तो अगर चाची आकर बयान देती है कि मृतक ने मरने से पहले ये बातें कही थी, तो ये प्रत्यक्ष साक्ष्य होगा कि अनुश्रुत साक्ष्य? बताइए। अनुश्रुत। भाई अब आइए, एक अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करता है। आप कह सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। तो क्या मजिस्ट्रेट ने अपराध करते हुए अपनी आंखों से अभियुक्त को देखा था? नहीं। तो जो कन्फेशन होता है वह भी कैसा साक्ष्य हो गया? अनुश्रुत। भाई कैसा साक्ष्य हो गया? अब आइए, दोनों के दोनों ये जो सिद्धांत हैं, पहला नियम याद रखिएगा, ये किस सेक्शन में समाहित है? 60 में। तो दो क्वेश्चन बनाइए। प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य का सिद्धांत की धारा में वेस्टेड है 60 में। अनुश्रुत साक्ष्य का नियम या सिद्धांत की धारा में है 60 में। अब कब साक्ष्य प्रत्यक्ष कहा जाएगा?
तो अनुश्रुत पर ही क्वेश्चन बनता है। दोनों का नियम देखिए पहले फिर एक बार, तब आपका बेरक शुरू किया जाए। और इसके अपवाद ही महत्वपूर्ण है जो बार बार आपको कंफ्यूज करेंगे, वही अपवाद अच्छे से जानने हैं। देखिए आपका धारा 60 बताती है कि जो भी ओरल एविडेंस होगा मस्ट बी मने आपका होना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट होना चाहिए, यानी कि प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों द्वारा घटना का बोध किया है वहीं आकर घटना के बारे में कोर्ट में बताए। ये धारा 60 का नियम है। अभी बैरक से भी हम तोड़ेंगे। अब अनुश्रुत साक्ष्य का नियम क्या है? जो अनुश्रुत साक्ष्य होता है, व्यक्ति अनुश्रुत साक्ष्य पहले फिर एक बार समझिए। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य के कथनानुसार मतलब किसी अन्य के ज्ञान के आधार पर या अन्य व्यक्ति के दी गई सूचना के आधार पर कोई गवाह बयान देता है, मौखिक बयान देता है, यानी कि स्वयं न तो घटना देखा है न सुना है, तो ऐसे साक्ष्य को हियर से एविडेंस कहते हैं। और ऐसा साक्ष्य जनरली आपका ऐसा जो अनुश्रुत साक्ष्य है नियम ज़्यादा पूछा जाता है। तो नियम भाई दिमाग में बैठा लीजिए। अनुश्रुत साक्ष्य या हियर से एविडेंस का नियम ही यही है कि जो हियर से एविडेंस होता है वह इरिलेवेंट होता है, यानी कि साक्ष्य में विसंगत होता है। विसंगत का मतलब कि इसे साक्ष्य में माने सुसंगत नहीं होता, यानी कि साक्ष्य में पेश नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरा अग्राह्य भी होता है, यानी कि न्यायालय इसे जनरली एडमिट भी नहीं करते, ग्राह्य भी नहीं करते। ग्राह्य मतलब स्वीकार नहीं करते, यानी कि आपका अग्राह्य होता है। तो पहला जो सिद्धांत आपका गलत होने का चांस रहता है कि अनुश्रुत साक्ष्य का नियम क्या है। अगर रूल या नियम पूछे तो भाई गलत ना हो, यहाँ से कई लोग ज़्यादा गलती ही करके आते हैं। नियम ही यही है कि जो अनुश्रुत या अप्रत्यक्ष साक्ष्य होता है मौखिक, वह विसंगत होता है और आपका अग्राह्य होता है। यानी कि आपका सुसंगत और ग्राह्य न मार दीजिएगा। विसंगत मतलब कि साक्ष्य में इसे प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, और अग्राह्य का मतलब हुआ कि न्यायालय को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ग्राह्यता का निर्धारण पूछा जाता है, फिर सुसंगतता पूछी जाती है, यानी कि 5 से 55 तक तथ्यों की सुसंगत दी गई है। और ग्राह्यता का निर्धारण अभी बताया जाएगा आगे, ये भी क्वेश्चन कि थोड़ा और आगे बढ़ जाए कोर्स, तब आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तब आपका जो एक क्वेश्चन कंसेप्चुअल आता है कि सुसंगतता और ग्राह्यता में अंतर क्या है, वह लास्ट में हम बताएंगे। क्योंकि जब तक कि पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर न हो एविडेंस का, क्योंकि तमाम धाराएं उसमें कोरिलेट की जाती हैं। तो फिर एक बार देखिए, अनुश्रुत साक्ष्य का नियम ही यही है कि अनुश्रुत साक्ष्य इरेलेवेंट होता है और उसे एडमिट या स्वीकार या ग्रहण किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, नहीं। तो नियम गलत ना हो पूछ ले तो नियम ही यही है। लेकिन अब ऐसा नियम क्यों बनाया गया, आपका क्यों पर 2-3 तर्क दिया जाए। ऐसा नियम इसलिए बनाया गया कि पहली बात यह है कि आपका व्यक्ति स्वयं अपनी आँखों से या कानों से न तो घटना देखा रहता है न सुना रहता है। अतः ऐसी कंडीशन में इस बात की संभावना रहती है कि व्यक्ति मिर्च मसाला लगाकर और घटना को बढ़ा चढ़ा कर बता दे। जैसे कि पनीर कम पड़ गया
तो लोग क्या किए, उसी में मिर्च और मसाला झोंक दिए ताकि लोग क्या करें, कम खाएं कि ज़्यादा। तो खाने वाले भी चतुर निकले, चालाक निकले, पानी मिला मिला कर क्या किए, पनीर में खा लिए। या नींबू निचोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, तीखापन कम। तो खाने वाले भी कम नहीं थे, यानी कि न तो बनाने वालों का दोष है, न ही खाने वालों का। तो सेम उसी प्रकार पहला नियम याद रखिए। व्यक्ति की ये आदत होती है कि जो भी घटना वह देखता है, जब दूसरे को बताता है तो बढ़ा चढ़ा कर बताता है। फिर जो सुना है दूसरे से वो बताएगा तो और बढ़ा चढ़ा देगा। यानी कि मैं उदाहरण भी बताया था कि एक हाथ का सांप मारा गया प्रयाग स्टेशन पर, और लखनऊ जाते जाते कितने टन का हो गया, कई टन का हो गया, और बुलडोजर मंगाना पड़ा बाबा का, तब वह सांप क्या किया गया, उठा। यानी कि व्यक्ति की ये आदत होती है कि जो बातें वह सुनता है वह क्या करता है, बढ़ा चढ़ा कर बताता है। दूसरा तर्क देखिए। दूसरा तर्क ये रहता है कि जो व्यक्ति अनुश्रुत साक्ष्य देता है वह अपनी बात नहीं बताता, वह ये बताता है कि हम इनसे क्या किए हैं, सुने हैं। तो भाई ऐसी दशा में शपथ नहीं दिलवाई जाती। क्यों? क्योंकि शपथ का मतलब कि तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, और वो तो कह देगा कि मैं कहाँ भाई आपका देखा हूँ घटना, उन्होंने जो हमें बताया वही कोर्ट में मैं बता रहा हूँ। अब उन्होंने सत्य बोला था कि झूठ बोला था ये मैं थोड़े जानता हूँ, उन्होंने हमें ये बात क्या की है बताई है। यानी कि अपनी जिम्मेदारी से वह क्या हो गया, मुक्त हो गया। और आपका और नियम भी यही है धारा 60 में कि जो भी मौखिक साक्ष्य दिया जाए वह प्रत्यक्ष या डायरेक्ट होना चाहिए। अतः इत्यादि कारणों के आधार पर अनुश्रुत साक्ष्य का नियम ही यही है कि इसे विसंगत रखा जाए, साक्ष्य से बाहर रखा जाए, और इसे न्यायालय स्वीकार न करे। तो आपका मेंस में जो क्वेश्चन बनता है, ये पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, इसकी अपवादों सहित व्याख्या करिए। तो मौखिक साक्ष्य की परिभाषा देंगे, मौखिक साक्ष्य कब प्रत्यक्ष होगा धारा 60 लिखेंगे, और इसके बाद अन्य अपवाद देंगे। अपवाद का मतलब ये हुआ आपका, प्रत्यक्ष साक्ष्य का अपवाद का मतलब हुआ कि जहाँ की अनुश्रुत साक्ष्य को साक्ष्य में एक्सेप्ट किया गया है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि हियर, बिहार में कई बार बना है कि हियर से एविडेंस का नियम को बताते हुए इसके अपवादों को बताइए। तो हियर से एविडेंस का नियम ही यही है कि अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य में क्या है, विसंगत और अग्राह्य है। क्यों है? क्योंकि फिर धारा 60 लिखनी पड़ेगी कि जो भी मौखिक साक्ष्य होना चाहिए क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष। अब कब प्रत्यक्ष होगा, 4-5 लाइन दिखाना पड़ेगा। फिर लास्ट में ये दिखाना पड़ेगा कि उपर्युक्त नियम विधि का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, कुछ ऐसे मौखिक साक्ष्य हैं जो अनुश्रुत हैं, फिर भी उसे साक्ष्य में क्या किया गया है, स्वीकार। अब अपवाद दोनों में लिखना सेम है, केवल भूमिका 10 लाइन क्या करना है, चेंज करना है। यानी कि दोनों क्वेश्चनों को मॉडल एक ही है, अपवाद में आपका अंतर नहीं आएगा आपका। लेकिन जो भूमिका बांधेंगे, अगर डायरेक्ट एविडेंस पूछे तो थोड़ा बहुत अलग, और अप्रत्यक्ष या अनुश्रुत पूछे तो उसकी भूमिका अलग होती है, लेकिन अपवाद सेम है। अब आइए आपका प्रत्यक्ष साक्ष्य देखा जाए, तब अनुश्रुत साक्ष्य, फिर इसके अपवाद। प्रत्यक्ष साक्ष्य का सिद्धांत धारा 60 में है, सेक्शन अब 60 निकाल लीजिए। क्या कहता है? मौखिक साक्ष्य डायरेक्ट होना चाहिए, मस्ट बी, यानी कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट।
यानी कि आपका इसका मतलब हुआ कि थोड़ा दबाव देकर कहा गया है कि आपका जहाँ तक हो सके मौखिक साक्ष्य क्या हो, प्रत्यक्ष हो। देखिए शब्दों को, मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में चाहे वे कैसी भी हो प्रत्यक्ष ही होगा। देखिए फिर एक बार, यहाँ थोड़ा प्रेशर देकर कहा गया है कि जो ओरल एविडेंस होगा, जो मुख से बोला गया साक्ष्य दिया जाएगा, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट होना चाहिए। अब समस्या ये आई कि कब हम कहेंगे कि मौखिक साक्ष्य डायरेक्ट है, इसका उल्लेख बेयर एक्ट में किया गया है। यानी कि कब हम कहेंगे कि ओरल एविडेंस जो होगा वह डायरेक्ट है और कब कहेंगे इनडायरेक्ट। तो कब डायरेक्ट कहा जाएगा, तो अभी हमने बताया कि जो व्यक्ति, पहले कॉन्सेप्ट एक लाइन जान लीजिए तब बेयर एक्ट में दम नहीं है। जो व्यक्ति किसी घटना को स्वयं अपनी इंद्रियों द्वारा बोधगम्य बनाया है, अगर वह व्यक्ति आकर उस घटना के बारे में अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा एविडेंस देता है, तो हम कहेंगे कि ये कैसा एविडेंस है, मौखिक, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। तो आप देखिए बेरक सही रहेगा अब आपका। यदि वह किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे देखा। यानी कि अगर कोई घटना है, तथ्य है, वह आंखों से देखी जा सकती है, तो जो व्यक्ति स्वयं अपनी आंखों से घटना को देखा है, अगर वह आकर उस घटना के बारे में मौखिक रूप से कुछ बताता है, तो हम कहेंगे कि उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य डायरेक्ट एविडेंस है, प्रत्यक्ष साक्ष्य है। इसी को एक लाइन में दूसरी भाषा में आई विटनेस भी कहते हैं, आंखों देखा गवाह। तो जो पहला खंड है वो किससे संबंधित है, आंखों देखा गवाह। तो स्वयं देखा है कि दूसरे से सुना है, स्वयं देखा है, तो कौन सा पॉइंट आया, पहला। यानी कि पहले पॉइंट में, इसी को फिर याद रखिए क्या कहते हैं, आई विटनेस भी। भाई इसको आई विटनेस भी कहते हैं क्योंकि जो स्वयं अपनी आंखों से देखा वह आकर बताए, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट एविडेंस। दूसरा देखिए, यदि वह किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे सुना। अब आइए, अगर कोई बात है जो कानों से सुनी जा सकती है, तो जो व्यक्ति उस बात को स्वयं अपने कानों से सुना है, वह व्यक्ति न्यायालय में आकर मौखिक रूप से बताए कि मैंने क्या सुना था, तो उसके द्वारा जो मौखिक रूप से कोर्ट में बताया जाएगा वह कैसा साक्ष्य होगा, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। भाई कैसा साक्ष्य होगा, डायरेक्ट। तीसरा देखिए, यदि वह किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रियों द्वारा या किसी अन्य रीत से बोध हो सके, बोध हो सके मतलब जाना जा सके, नॉलेज हो सके, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसका बोध उस इंद्रियों द्वारा या उस रीति से किया है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बात है या तथ्य है या वाकया है या कोई घटना है, अगर वह अन्य इंद्रियों द्वारा, तो पहले तो इंद्रियां देखिए मनुष्य की, मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रियां हैं। 2 इंद्रियों का उल्लेख आपका अलग से कर दिया गया है, वह एक आँख है और दूसरा क्या है, कान। तो 2 को तो अलग कर दिया गया, 3 को अलग न करके एक ही लाइन में समेट दिया गया
कि अगर अन्य इंद्रियों द्वारा तो 3 अन्य इंद्रियां निकाली जाए और इसी में एविडेंस भी जोड़ना पड़ेगा। 3 अन्य इंद्रियां हैं, एक जिह्वा है, दूसरा आपका त्वचा है और तीस नहीं, आँख तो हो ही गया। हाँ, नाक है भाई, आपका 3 है और बचा देखिए आपका एक जिह्वा हो गई, जिस पर कंट्रोल ही इस समय देश में नहीं है, जो चाहे सो बोल दीजिए। दूसरा आपका कह सकते हैं त्वचा हो गई और तीसरा नाक हो गई। यानी कि अगर जिह्वा द्वारा स्वाद लेने वाली बात है, तो जो व्यक्ति स्वयं उसका स्वाद लिया है, वह व्यक्ति आकर कोर्ट में बताए कि हमने अपने जिह्वा द्वारा इसका स्वाद लिया, ये बहुत तीखा आपका सब्जी थी, तीखा पनीर था, बहुत मीठा पनीर था, तो भाई आपका जैसे शादी विवाह में फिर बता दिया जाए। अगर मान लीजिए कि लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो रसगुल्ला कम पड़ने लगता है तो चीनी झोंक दिया जाए ताकि, और पूरा गर्म कर दीजिए रसगुल्ला, ताकि 10 मिनट लगे खाने में 5 मिनट ठंडा करते करते लोग क्या करें, निकल जाएं। अगर सब्जी कम पड़ गई तो उसका भी उपाय है, हॉस्टल हॉस्टल में होता है लड़कियों के भी, कि सब्जी कम पड़ गई तो पानी क्या करते हैं गर्मा के डाल देते हैं, नमक डाल दिए और पानी डाल दिए और 2 आलू का बोटी और आपका पानी दे दिए। इसमें शक नहीं है, हॉस्टलों में भी होता है तमाम जगह। लेकिन ये कब, जब सब्जी क्या पड़ गई कम, और आपका मित्रों में आपका मान लीजिए देखा जा रहा है कि मित्र ज़्यादा है, तो आपका मसाला वो लाल मिर्चा, भाई हरा नहीं लाल मिर्चा ऊपर से क्या करिए, पाउडर छिड़क दीजिए। रखे रहते हैं लोग कि कहीं मित्र दगाबाजी न कर दे, हो सकता है पनीर ही खा ले पूड़ी न खाए, तब क्या होगा। तो आगे देखिए फिर वही, यानी कि अगर कोई बात ऐसी है जो जीवा द्वारा क्या हो सकती है, स्वाद लिया जा सकता है, तो जो व्यक्ति स्वयं अपने जिह्वा द्वारा स्वाद लिया है वह आकर बयान दे कि हम स्वाद लिए थे, ये सब्जी तीखी थी, ये मिठाई बहुत मीठी थी या नॉर्मल थी, या इसका कड़वा स्वाद था, तो ये कैसा साक्ष्य कहलाएगा, प्रत्यक्ष। और मान लीजिए कि आपका यही अप्रत्यक्ष भी जाना अनुश्रुत, पनीर खाने लोग गए, जो खाया वह जाकर अपने मित्र से बताया कि पनीर में तो बहुत मसाला और मिर्चा ज़्यादा था, खा ही नहीं पाए 2 से अधिक। तब जो मित्र को आपने बताया और वह मित्र आकर बयान दे रहा है, तो प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, क्योंकि वो स्वयं जिह्वा से स्वाद नहीं लिया है, बल्कि दूसरे से क्या किया है, सुना है कि सब्जी क्या थी, तीखी थी। तो भाई सतर्क रहिए, क्योंकि आगे अभी अनुश्रुत भी, प्रत्यक्ष के बाद आपका दूसरा पॉइंट कौन है, अनुश्रुत। अगला देखिए, इसके बाद आपका नाक, अगर कोई गंध वाली बात है, तो जो व्यक्ति स्वयं अपने नाक से गंध लिया है वह व्यक्ति आए और आकर बयान दे, तो इसके बयान को भी हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष साक्ष्य। और अगर त्वचा द्वारा स्पर्शनीय बात हो, यानी कि हाथ से छू सकते हैं, पैर से छू सकते हैं, शरीर से छू सकते हैं, तो अगर आप छूने वाली चीज़ है, तो जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से उसे टच किया है या त्वचा द्वारा, वह आकर बयान दे कि हमने इस चीज़ को स्वयं अपने हाथों से टच किया था, तो इनके द्वारा दिए गए जो बयान होंगे वह क्या होंगे बताइए, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। अब आगे बढ़िए भाई, अगला पॉइंट, यदि वह किसी राय के या उन आधारों के जिन पर वह राय धारित है बारे में है, तो वह उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो वह राय उन आधारों पर धारण करता है। अब राय आ जाइए, यानी कि आपका राय, ओपिनियन देखा जाए फिर एक बार, और पहला आपका प्री का क्वेश्चन यही निकलेगा। अब राय बताई गई थी, ओपिनियन बताया गया था,
और फिर एक बार आपका अच्छे से देखिए। वैसे सामान्य नियम ये हैं कि जो भी गवाह न्यायालय में आए, जो घटना के बारे में जानता है वह बताए। यानी कि साक्षी तथ्य का साक्षी होता है कि राय का, तथ्य का। उस आधार पर ओपिनियन या विचार या राय बनाना किसका कार्य है? न्यायालय का। न्यायालय विशेषज्ञों का विशेषज्ञ है। तो सेक्शन बताया गया था, आगे 2-4 दिन में आ ही जाएगा। तो 73 बताया गया था कि न्यायालय स्वयं जांच कर सकता है, हस्तलेख की भी मिलान करके, अंगुली चिन्ह की भी, साइन की भी। उसे किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। तो किस सेक्शन का सिद्धांत है कि न्यायालय विशेषज्ञों का विशेषज्ञ है? 73। लेकिन न्यायालय में बैठा व्यक्ति भी एक मानव होता है, और मानव के लिए ये संभव ही नहीं है कि सभी बातों का एक साथ वह ज्ञान रख सके। अतः ऐसा न्यायाधीश कुछ विषयों के बारे में मित्र बना लेता है दूसरे लोगों को, और मित्र बनाकर उनकी क्या लेता है? सलाह। तो क्या न्यायालय सलाह मानने के लिए बाध्य है कि विवेकाधिकार है? विवेकाधिकार। भाई अब आइए, तो सलाह कहाँ से कहाँ तक दी गई है एविडेंस में? 45 से कहाँ तक बताया गया था? 51 तक। विशेषज्ञ की कि अविशेषज्ञ की? दोनों की। दोनों की राय ली जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति ओपिनियन प्रकट किया है, यानी कि आपका मान लीजिए कोई एक्सपर्ट है विज्ञान का, यानी कि कोई डॉक्टर है, अपनी राय प्रकट किया है या राय का आधार बताया है, तो राय प्रकट करेगा विज्ञान के बारे में तो धारा 45, और राय का बेस बताएगा तो अंतिम धारा याद रखिएगा 51। फिर याद रखिए, राय विशेषज्ञ की राय किस सेक्शन में रेलेवेंट है? आपका 45। और राय का आधार वह बता सकता है कि नहीं? खूब क्वेश्चन बना है। बता सकता है क्या कोई विशेषज्ञ अपने द्वारा किए गए प्रयोगों का वर्णन कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। राय का आधार बताने के लिए ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये मामला जाएगा 51 में। भाई राय का आधार की धारा में सुसंगत 51। विशेषज्ञ अपने प्रयोगों का वर्णन कर सकता है कि नहीं? कोर्ट में कर सकता है। किस धारा में? 51। जो ये राय होती है, फिर एक बार सतर्क रहिए, ये प्रत्यक्ष साक्ष्य होती है, अनुश्रुत नहीं। यानी कि ये हियर से एविडेंस नहीं है, क्योंकि हमारी धारा 60 ये बताती है कि अगर किसी विषय पर कोई व्यक्ति चाहे विशेषज्ञ हो या अविशेषज्ञ अपनी राय प्रकट किया है या राय का बेस बताया है, तो जो वह प्रकट किया है जो व्यक्ति राय, वह स्वयं कोर्ट में आए और अपनी राय बताए या आधार बताए। तो फिर डॉक्टर को बुलाइए कोर्ट में। एक डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया, अब गवाही देनी है कि आपका, तो क्या बताइए ध्यान से, क्या डॉक्टर को गवाह के रूप में बुलाया जा सकता है कि नहीं? बुलाया जा सकता है आपका। लेकिन अगर वह मर गया, मिल ही नहीं सकता, अक्षम हो गया साक्ष्य देने में, तब बुलाना संभव ही नहीं है। तो आवश्यकता के आधार पर उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बिना बुलाए साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। इसमें 32 में जाएगा मामला। फिर बैक होया जाए, अगर कोई विशेषज्ञ या अविशेषज्ञ किसी तथ्य के बारे में अपनी ओपिनियन या विचार या राय प्रकट किया है, तो ऐसी दशा में उसकी राय प्रत्यक्ष साक्ष्य मानी जाएगी जब उसे क्या किया जाए? कोर्ट में बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि अपनी राय के बारे में या राय के आधारों का क्या करो? वर्णन। और राय और राय के आधार, तो धारा 45 राय
और आधार किसमें सुसंगत है 51। इस प्रकार आपका, फिर हम बता दें, इस प्रकार आपका जो प्रत्यक्ष साक्ष्य का नियम था वह समाप्त हुआ। अब ये है कि ये जो नियम है प्रत्यक्ष साक्ष्य का नियम, ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है, अर्थात लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, यानी कि कुछ अपवाद हैं, अर्थात इस नियम के कुछ विरोधी नियम हैं और उन्हीं को अप्रत्यक्ष साक्ष्य का अपवाद कहा जाता है, या दूसरी भाषा में उन्हीं को अनुश्रुत साक्ष्य कहा जाता है। दोनों एक ही हैं। फिर एक बार समझिए, अगर डायरेक्ट एविडेंस का एक्सेप्शन पूछे, यानी कि जितने हियर से एविडेंस आप लोग पढ़ेंगे, अभी हमें 2-4 मिनट में शुरू करते हैं, तो वे सब प्रत्यक्ष साक्ष्य के नियम के, यानी कि धारा 60 के क्या हो गए, अपवाद। ये याद रखिएगा। अब दूसरे मॉडल से चला जाए, क्योंकि अपवाद तो भाई एक ही साथ बताना है, अलग अलग बताना नहीं है। तो अब प्रत्यक्ष साक्ष्य हटा दीजिए, अब किस पर आ जाया जाए, अनुश्रुत। हाँ, अगर इसमें पूछे किस बेस्ट एविडेंस कौन है, आपका प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है कि अनुश्रुत साक्ष्य होता है, तो बेस्ट एविडेंस इसमें कौन है, प्रत्यक्ष। सेकेंडरी या निकृष्ट साक्ष्य कौन है, तो आपका अनुश्रुत। कौन साक्ष्य सामान्यतः साक्ष्य में स्वीकार किया जाता है, प्रत्यक्ष। और कौन जनरली विसंगत और अग्राह्य है, अप्रत्यक्ष। तो अब हियर से एविडेंस फिर देखिए, भूमिका बांधी गई है भाई आपका। अप्रत्यक्ष साक्ष्य का सिद्धांत या हियर से एविडेंस या श्रुत साक्ष्य या अनुश्रुत साक्ष्य या निकृष्ट साक्ष्य कहिए का नियम ही यही है, प्रिंसिपल ही यही है कि अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य में विसंगत एवं अग्राह्य होता है, यानी कि न तो इसे साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विसंगत मतलब क्या हुआ, न तो प्रस्तुत किया जाना चाहिए और न ही इसे एडमिट किया जाना चाहिए, यानी कि न ही न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार, ग्रहण माने स्वीकार होता है, न तो इसे कोर्ट द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन लग गया तो फिर वही कहानी आपका याद रखना है। कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो हियर से होते हुए भी, अनुश्रुत साक्ष्य होते हुए भी आवश्यकता के आधार पर साक्ष्य में सुसंगत भी बनाए गए हैं और ग्रहणीय भी बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन अनुश्रुत साक्ष्य है या कौन प्रत्यक्ष साक्ष्य के नियम का अपवाद है या कौन अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद है। तीनों मॉडल एक साथ चलेगा, तीनों हम फिर बता रहे हैं एक साथ चलाना है। प्रत्यक्ष साक्ष्य के नियम के अपवाद, यानी कि अनुश्रुत साक्ष्य हो गया पहला नियम। अनुश्रुत साक्ष्य के नियम के अपवाद, तो अनुश्रुत साक्ष्य का नियम पहले याद रखना है कि नियम ही क्या है कि ये विसंगत और क्या है, अग्राह्य। इसके अपवाद का मतलब कि कहाँ कहाँ अनुश्रुत साक्ष्य को साक्ष्य में क्या किया गया है, स्वीकार। ये याद रखिए। या कौन अनुश्रुत साक्ष्य है, तो सबके लिए एक ही नियम चलेगा। अब लिस्ट जरूर याद करके जाइएगा। देखिए मॉडल मैं पहले बना दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन अनुश्रुत साक्ष्य है, कौन अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है। यहीं बार बार क्वेश्चन गलत लोग करके आ रहे हैं। तो पहले जो जो अनुश्रुत साक्ष्य हैं उनका उल्लेख कर दिया जाए और उस पर एक एक उदाहरण बता दिया जाए। देखिए ध्यान से भाई, पहली धारा आपकी निकलती है 6 एविडेंस की, ये भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, कैसी है, अनुश्रुत। इसके बाद दूसरी धारा निकलती है आपका सेक्शन 8 निकलता है, ये भी
प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। जो कंडक्ट अभी हम बताएंगे, 2-2 लाइन लिखना रहता है, 3-3 लाइन, ज़्यादा नहीं। मेंस में 3-3 लाइन लिखिएगा सेक्शन देकर। इसके बाद आपका जो 17 से लेकर 31 तक की धाराएं हैं वह भी आपका हियर्स एविडेंस है, अप्रत्यक्ष साक्ष्य है। यानी कि एक उदाहरण हम बताएंगे, स्वीकृति तथा संस्वीकृति। इसके बाद सेक्शन 32 भी आपका एक्सेप्शन है। 32 में कितने क्लाज हमने बताए थे? 8। इसके बाद 33 भी एक्सेप्शन है, 34 भी है, 35 भी है, और सीआरपीसी की एक धारा जोड़ लीजिएगा, कौन सा? आपका 110। अब देखिए आपका क्वेश्चन सीआरपीसी में एक भाई कोरिलेट करना है 110। देखिए आपका मॉडल पहले फिर एक बार देखिए, गलती होने का पूरा चांस रहता है यहाँ। कौन कौन बातें हम छोड़े हैं ये पहले देखिए ध्यान से। एक तो राय हमने छोड़ दिया, यानी कि जो आपका 45 से लेकर कहाँ तक था, 51 तक, विशेषज्ञ की राय। अब पूछा जाता है कि क्या विशेषज्ञ की राय प्रत्यक्ष साक्ष्य होती है कि अनुश्रुत? अनुश्रुत के लिस्ट में है ही नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। इसके बाद जो फंसाता है न्यायालय के निर्णय, तो 40 से 44 तक में आपका न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय है, क्या लिस्ट में मैंने लिखा? नहीं, तो वह भी अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है। 2 पॉइंट याद रखिएगा, यही आपका गलती होती है कि निम्नलिखित में से कौन अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है। ये 3 ऑप्शन इन धाराओं में से रहेगा और एक ऑप्शन आपका बाहर रहेगा। 3 धाराओं से जैसे ही बाहर जाए वह अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है। तो आप लिस्ट याद कर लीजिए, इससे जैसे ही बाहर जाए कोई बात, तो वह प्रत्यक्ष मार कर आइएगा, अनुश्रुत नहीं। अब यही आपका मेंस में भी लिखना रहता है और प्री में भी। मेंस में लिखिएगा तो बस 3-3 लाइन क्योंकि 3-3 लाइन में 1-1.5 पेज हो जाएगा। अब धारा 6 देखिए, रेस जेस्टे। रेस जेस्टे मतलब एक ही समव्यवहार का भाग। 2015 एपीओ में पूछा गया था तथ्य एवं कार्य का सिद्धांत, या आपका नेट पर खोजेंगे तो लेन देन का सिद्धांत। तो चाहे रेस जेस्टे इंग्लिश में आए या एक ही समव्यवहार का भाग आए, लेन देन का सिद्धांत आए, या आपका लेन देन का सिद्धांत आए, या तथ्य एवं कार्य का सिद्धांत आए, सब एक ही है और किस सेक्शन में समाहित है? 6 में। अब एक उदाहरण फिर वहीं देखना है, यानी कि जो रेस जेस्टे का सिद्धांत है ये प्रत्यक्ष साक्ष्य न होकर कैसा साक्ष्य है? अनुश्रुत साक्ष्य है। फिर भी साक्ष्य में क्या किया गया है? निकृष्ट साक्ष्य है। फिर भी अपवादिक दशाओं में साक्ष्य में क्या किया गया है? स्वीकार। यानी कि ये प्रत्यक्ष साक्ष्य के नियम का क्या हुआ? अपवाद। या अनुश्रुत साक्ष्य के नियम क्या क्या हुआ? अपवाद। क्यों हम बता रहे हैं बार बार कि अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद है? क्योंकि अनुश्रुत साक्ष्य का नियम ही यही है कि अनुश्रुत साक्ष्य को कहाँ रखा जाए? बाहर। और स्वीकार कर लिया गया है तो नियम का उसके क्या हो गया? अपवाद। इस पर आपका एक केस एक उदाहरण भी बताना है। आपका अभी हम बताए भी थे, आर बनाम वेडिंग फील्ड का केस देखा जाए जिसमें जस्टिस काकबर्न थे। आर वर्सेज वेडिंग फील्ड, जस्टिस काकबर्न। देखिए इसमें बताया जाए, एक स्त्री का कमरे में गला काटा गया। वह स्त्री चिल्लाते हुए बाहर आई आंगन में और अपनी चाची से कहती है कि देखो मेरी प्यारी चाची, वेडिंग फील्ड ने हमारी क्या हालत कर दी है। ये डायरेक्ट एपीओ में समस्या बनकर आया है। तो भारत में इसे रेस जेस्टे माना जाएगा, लेकिन इंग्लैंड में नहीं माना गया। अब आप लोग बताइए,
चूंकि चाची ने घटना तो देखा नहीं, वह तो पीड़िता के बयान पर आकर बयान दे रही हैं कि पीड़िता ने हमें ये बताया था। तो चाची जो साक्ष्य देगी कोर्ट में, वह प्रत्यक्ष होगा कि अनुश्रुत होगा। अनुश्रुत यानी कि अप्रत्यक्ष या श्रुत। तो धारा 6 कैसा साक्ष्य है? अनुश्रुत है कि प्रत्यक्ष है, यानी कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। अब 8 देखिए, जो प्रीवियस या सबसिक्वेंट कंडक्ट होता है, आपका सेक्शन 8 में सुसंगत है। पहले दोनों पर एक एक उदाहरण देखिए। आपका पूर्ववर्ती आचरण और पश्चातवर्ती आचरण पर। पूर्ववर्ती आचरण में ये दिखा सकते हैं कि हजूर घटना के पहले इस इलाके की ये 3-4 बार रेकी किया था, या घटना के पहले तलवार या चाकू में धार लगा रहा था। ये कैसा आचरण है? पूर्ववर्ती। और पश्चातवर्ती मतलब ये हुआ कि जब आपका पकड़ लिया गया घटना, या घटना के बाद जब पूछा गया तो शरीर पीला पड़ गया या चेहरा सूख गया। क्या हम कह सकते हैं कि चाय की दुकान पर चाय पी रहा था और लोगों ने कहा कि जो कल घटना हुई थी, पुलिस अभियुक्त को खोजने इधर ही आ रही है, आधी कप चाय छोड़ दिया, रखा कप, और बिना किसी से बोले क्या हो गया, धीरे से चुपके से आपका चला गया। तो चला गया तो उसका कैसा आचरण है? पश्चातवर्ती। तो ये जो आचरण होता है, ये प्रत्यक्ष साक्ष्य न होकर ये कैसा साक्ष्य होता है? अनुश्रुत साक्ष्य, या आपका कह सकते हैं अप्रत्यक्ष। इसके बाद स्वीकृति और संस्वीकृति महत्वपूर्ण है। ये भी बार बार पूछा जाता है कि एडमिशन होता है, प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है, अप्रत्यक्ष या अनुश्रुत होता है। तो फिर एक बार स्वीकृति को देखिए, तब तो बताया जाए। भाई पहले तो आपका स्वीकृति और संस्कृति दोनों ये अनुश्रुत साक्ष्य हैं, गलत ना हो। ये दोनों क्या हैं? हियर से हैं। तो एक बार आपका स्वीकृति की एक उदाहरण, और दूसरा उदाहरण किसका? संस्वीकृति का। हल्का हल्का हम डिटेल भी कर रहे हैं, देखिए आपका। तो बताइए स्वीकृति को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया? जे में पूछा गया था 17 में। धारा 17 में संशोधन किया गया कि नहीं? फिर जे में पूछा किया गया है, कितनी बार किया गया अब तक? एक बार। आपका किस सन में किया गया? सन 2000 में। किस कानून द्वारा किया गया? आईटी एक्ट द्वारा। और फिर एपीओ का क्वेश्चन, किस तारीख को लागू हुआ? तो आपका 17 अक्टूबर सन 2000। किस तारीख को? 17 अक्टूबर सन। 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल गए एक्स्ट्रा। आप 17 में देखिए। स्वीकृति क्या है? स्वीकृति माने किसी बात को, हाँ एक और क्वेश्चन अच्छा बनता है कि भारत में फैक्ट की एडमिशन रेलेवेंट होगी कि लॉ के बारे में? तो भारत में केवल तथ्य की स्वीकृति सुसंगत है, कानून या विधि या लॉ की नहीं। लेकिन इंग्लैंड में यही कोरिलेट करके दे दे, तो इंग्लैंड में तथ्य की भी स्वीकृति और विधि की स्वीकृति दोनों क्या बनाई गई हैं? सुसंगत। तो पहले स्वीकृति की परिभाषा देखिए। स्वीकृति एक स्टेटमेंट है, यानी कि कथन है। अब कथन ये कैसे किया जा सकता है? एक बार पूछा गया है कि स्वीकृति की जा सकती है। ऑप्शन दिया था मौखिक रूप से, दस्तावेजी लिखित रूप से, या दस्तावेजी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में, उपर्युक्त सभी। तो बताइए ये कथन कैसे किया जा सकता है? मौखिक, लिखित कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी, कि उपर्युक्त सभी? क्या मार्क कराएंगे? उपर्युक्त सभी कथन किया गया है। और ऐसा कथन फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य, यानी कि जिस बात पर लेकर पक्षकारों में डिस्प्यूट है, यानी कि विवाद है,
या किसी सुसंगत तथ्य की ओर कोई अनुमान इंगित करता है, यानी कि कोई अनुमान इंडिकेट करता है, और वह उन व्यक्तियों द्वारा और उन परिस्थितियों में किया गया हो जिनका वर्णन ए तस्मिन पश्चात यानी कि धारा 17 के बाद किया गया है, तो वे परिस्थितियां और व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? 18 से लेकर कहाँ तक? 20 तक। जिस जो व्यक्ति कथन करेंगे तो एडमिशन माना जाएगा, किस कंडीशन में करेंगे तो माना जाएगा। जैसे ए आपका बी से स्वीकार करता है कि मैं सी को 5,000 मैं सी से 5,000 रुपया उधार लिया था, ये बात ए किससे स्वीकार करता है? बी से। तो आप लोग बताइए, क्या बी ए को उधार लेते हुए देखा था? नहीं, बल्कि ए से बस यह सुना था कि बी यह सुना है कि मैं सी से 5,000 रुपया उधार लिया हूँ। तो अगर बी न्यायालय में आता है और ये बयान देता है कि ए ने तो हमसे कहा था कि मैं बी से 5,000 रुपया उधार लिया हूँ, तो क्या बी उधार लेते देते देखा था? तो घटना जब देखा नहीं, वह तो ए द्वारा कही गई बातों से क्या किया था? सुना था। तो स्वीकृतियां भी क्या हैं? प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं कि अप्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट एविडेंस है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। संस्वीकृति आ जाइए। संस्कृति बहुत डिटेल में बताया गया है। सबसे पहले कन्फेशन की परिभाषा आपका किसने दी थी? स्टीफेन ने। इनकी परिभाषा को पीएन स्वामी के वाद में बताया गया था, मानने से क्या कर दिया गया? इनकार। और लॉर्ड एटकिन ने अपनी परिभाषा दी संस्कृति की। संस्कृति का मतलब देखिए, फिर एक लाइन, जब किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति या तो स्वयं द्वारा किए गए अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार करे या कम से कम इतनी बातों को स्वीकार करता है जिससे यह स्पष्ट हो, अनुमान नहीं बल्कि क्या हो? क्लियर कट हो कि यह अपराध इसी ने किया है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? कन्फेशन। अब बताइए आपका, अगर प्राधिकारवान व्यक्ति के समझ स्वीकार करता है तो क्या उस संस्वीकृति को साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाएगा कि नहीं? नहीं किया जाएगा। आपका 24 में। पुलिस अफसर से करता है तब भी नहीं। 25 में। पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए थर्ड पर्सन से करता है तब भी नहीं, तो कब सुसंगत होगी? जब पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए किसकी साक्षात उपस्थिति और मजिस्ट्रेट से किया हो कि पुलिस से? हाँ भाई, मजिस्ट्रेट से किया हो और किसकी साक्षात उपस्थिति में? अब ये नहीं कि पुलिस से कर दिया, पुलिस से हमेशा क्या होगी? अब 27 है, आपका उतना लंबा नहीं चलेंगे, पहले एक उदाहरण देखिए ताकि आगे कोर्स बढ़े भाई। ये एक अपराध का अभियुक्त है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाता है और मजिस्ट्रेट के पास इस बात को एक्सेप्ट करता है कि यह अपराध मैंने ही किया। तो बताइए, क्या मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को अपराध करते हुए अपनी आंखों से देखा? तो जब स्वयं घटना आंखों से नहीं देखे और दूसरे के बयान पर आप बयान दे रहे हैं, तो वह साक्ष्य कैसा साक्ष्य होगा? अप्रत्यक्ष या अनुश्रुत या श्रुत या हियर से? तो जो कन्फेशन होता है वह भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होता, कैसा साक्ष्य होता है? अनुश्रुत। अगला देखिए, धारा 32 सेक्शन 32 में आपका जितनी भी 8 क्लाज हैं और 8 क्लाज में जो भी बातें दी गई हैं वह सभी बातें प्रत्यक्ष साक्ष्य न होकर अनुश्रुत साक्ष्य हैं। तो क्वेश्चन का मॉडल ये बना है कि मृत्युकालिक कथन होता है प्रत्यक्ष साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कभी भी दोनों ना मार कर आइए, क्या मार कर आएंगे? अनुश्रुत।
अब कैसे अनुश्रुत हो गया, देखिए एक उदाहरण। एक को चोट लगी थी, वह अस्पताल में भर्ती हुआ। डॉक्टर ने पूछा कि ये चोटें तुम्हें कैसे लगी। अ, तो पीड़ित ने आपका चोट के बारे में डॉक्टर को बताया। उसके बाद वह मर गया। तो डॉक्टर आकर बयान दे रहे हैं कि जो घायल व्यक्ति था हमें ये बताया था। तो अपना ही दिमाग लगाइए, क्या डॉक्टर ने घटना अपनी आँखों से देखी थी? नहीं, वह तो पीड़ित द्वारा जो बातें बताई गई थी उन्हीं को किसने सुना था? डॉक्टर ने, और आकर बता दिए कि जो घायल था हमको ये बताया। तो ये प्रत्यक्ष डॉक्टर जो साक्ष्य देगा, मृत्युकालिक कथन प्रस्तुत करेगा कि हमसे ये किए थे, वह प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होगा। कैसा साक्ष्य होगा? अप्रत्यक्ष। क्यों अप्रत्यक्ष होगा? क्योंकि डॉक्टर ने स्वयं अपनी आंखों से घटना। तो अब आपका उत्तराखंड पूछा कि किस आधार पर एक्सेप्ट किया जाता है, तो मुख्य आधार निसेष्टी है, आवश्यकता है। आवश्यकता ऐसी आन पड़ी है कि जो व्यक्ति बयान दिया था अब बुलाया जा सकता है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं बुलाया जा सकता? क्योंकि अब वह मर चुका है। तो बताइए, तीन चार और क्वेश्चन बताया गया था। स्वयं की मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो कि अन्यों को कि दोनों। सिविल मामलों में सुसंगत की, क्रिमिनल की, दोनों। मृत्यु की प्रत्याशंका हो कि न हो भी सकती है और नहीं भी। कथन घटना के पूर्व भी किया जा सकता है, पश्चात की, दोनों कंडीशन में। दोनों कंडीशन में आपका, दोनों कंडीशन में। हाँ, कथन कैसे किया जा सकता है? मौखिक, इशारों द्वारा, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक, उपर्युक्त सभी। और जिंदा बच गया तो क्या मृत्युकालिक कथन माना जाएगा? तो नहीं माना जाएगा। तो बताया गया था, दो सेक्शन बताया गया था आपका। अगर वह व्यक्ति गवाह के रूप में आता है तो 145 के तहत खंडन और 157 के तहत मंडन। मंडन यानी कि आपका संपुष्टि। कंट्राडिक्शन के लिए प्रयोग किया जाएगा 145, और आपका सपोर्ट के लिए यानी कि समर्थन के लिए आपका 157। भाई रट कर जाइएगा। आपका अगला देखिए, अपवाद देखा जाए। इसके बाद 33 आ जाइए। पूर्ववर्ती न्यायिक कार्यवाहियों में दिए गए बयान भी आपका अनुश्रुत साक्ष्य ही माने जाते हैं। फिर एक बार इसको कवर किया जाए। यानी कि अगर ये एक गवाह था, वह न्यायालय में आया, एक बार गवाही दिया, फिर चला गया। अब ये है कि दोबारा उसे बुलाना है, या तो उसी मुकदमे में किसी पश्चातवर्ती आपके मने कह सकते हैं स्टेज पर, या उसी विषय पर कोई अन्य मुकदमा चल रहा है उसमें बुलाना है। और ऐसा गवाह अब मर गया है, गवाही देने में क्या हो गया है? असमर्थ, या पहुंच से कहाँ हो गया है? बहुत दूर। बुलाना संभव है कि नहीं? तो बिना बुलाए उसके पूर्ववर्ती कथनों को साक्ष्य में क्या किया जाए? तो भाई बिना बुलाए उसके पूर्ववर्ती कथन साक्ष्य में स्वीकार कर लिए गए। तो आप बताइए, ये अनुश्रुत साक्ष्य होगा कि प्रत्यक्ष साक्ष्य? अनुश्रुत, प्रत्यक्ष नहीं। तो पूर्ववर्ती न्याय कार्यवाही में दिया गया साक्ष्य भी क्या है? अप्रत्यक्ष। अब आइए 34 आइए। प्राइवेट लेखा बही की, मोबाइल दीजिए। देखिए फिर एक बार देखिए आपका धारा 34, यानी कि आपका लेखा बही की प्रविष्टियां, यानी कि अकाउंट में जो एंट्री की जाती हैं। तो फिर एक बार बताइए, सेक्शन 34 में
बताया गया था प्राइवेट कारोबार के अनुक्रम में एंट्री की गई है कि सरकारी कारोबार। प्राइवेट कारोबार तो एक एंट्री करा दीजिए। ए ने अपने बही खाते में लिखा कि मैं बी को 5,000 रुपया उधार दिया हूँ। ए मर गया, या ए को बिना बुलाए ही ए का जो कथन था स्वीकार कर लिया गया, या ये मर गया, तो आप लोग बताइए, जो बही खाते में लिख कर वह मर गया या मिल नहीं सकता और बिना उसे बुलाया बही खाता पेश किया गया, तो क्या ये प्रत्यक्ष साक्ष्य होगा कि अनुश्रुत साक्ष्य होगा? प्रत्यक्ष नहीं होगा भाई। फिर एक बार, ये अनुश्रुत साक्ष्य चल रहा है, फिर एक बार देखिए। जो लेखा बही की प्रविष्टियां होती हैं वह भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती। कैसी साक्ष्य होती हैं? अप्रत्यक्ष, अनुश्रुत, क्योंकि उसको बुलाया नहीं जाता, बल्कि बिना बुलाए ही आपका उसकी बातों को क्या किया जाता है? स्वीकार। अब जैसे कि ए ने लिखा कि मैं बी को 5,000 रुपया उधार दिया हूँ। तत्पश्चात ए को बुलाया नहीं गया। एक आदमी आकर कह रहा कि हजूरी अपनी डायरी में देखिए लिखे थे कि इन्होंने बी को 5,000 उधार दिया था। तो जो व्यक्ति आकर बयान दे रहा है कि इन्होंने दिया था, क्या वो लिखते हुए देखा था? तो बाद में वो तो डायरी से जाना या किसी तरह से यह बताने पर, तो ये प्रत्यक्ष साक्ष्य न होकर कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। अब आइए, जो सरकारी कारोबार के अनुक्रम में लोक सेवक द्वारा जो बातें दर्ज की जाती हैं, जैसे एफआईआर हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, तो एफआईआर सरकारी कारोबार हैं और ये धारा 35 में रेलेवेंट होता है। और सरकारी कारोबार के अनुक्रम में लोक सेवक ने आपका अपने पदीय कर्तव्य यानी कि ऑन ड्यूटी इसे लिखा है। तो आप लोग बताइए, जब एफआईआर कोर्ट में पेश होता है तो क्या लिखने वाले को बुलाया जाता है कि बताओ क्या लिखे थे, कि स्वीकार कर लिया जाता है बिना बुलाए? और दूसरा आदमी बताता है कि एफआईआर में ये लिखी गई है, तो प्रत्यक्ष साक्ष्य हुआ एफआईआर के अनुश्रुत, अनुश्रुत, क्योंकि आपका किस सेक्शन में जाएगा? 35 में। इसके बाद आ जाइए सीआरपीसी की धारा 110 आ जाइए। 110 पहले कंसेप्ट क्लियर करिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आपका 110 में हैबिचुअल अफेंडर हैं, आभ्यासिक अपराधी हैं या बुरा चरित्र वाला अपराधी हैं, तो थोड़ा पुलिस एक्ट में भी जाइएगा कि जो बैड करेक्टर वाले होते हैं आपका उनको दो भागों में बांटा गया है। तो बुरे चरित्र वालों को कितने भागों में बांटा गया है? दो, वर्ग ए और वर्ग बी। वर्ग ए में आने वाले व्यक्तियों से ये आशा की जाती है कि ये अपने रास्ते में क्या करेंगे? सुधार करेंगे। और वर्ग बी में आने वाले अपराधी अभ्यासिक अपराधी हैं, इनसे आशा नहीं की जाती कि अपने रास्ते में क्या करेंगे? सुधार। तो वर्ग बी में जो आ जाएंगे उनकी निगरानी जीवन भर सामान्यतः होगी, और वर्ग ए में जो आएंगे निगरानी या उनकी देख रेख कब तक होगी? तो आपका कह सकते हैं 2 साल। भाई 2 साल होते हैं भाई, रट कर जाइए। कम से मन अधिकतम सामान्यतः कितने दिन तक हो सकेगी? 2 साल। और जो सुधार के योग्य नहीं है उनका जीवन भर। सामान्यतः कब तक? उसी को हिस्ट्री सीट कहते हैं। बैड कैरेक्टर, जो बुरे चरित्र वाले लोग हैं, तो यहाँ कहा जाता है आपका हैबिचुअल अफेंडर या आदतन अपराधी या अभ्यासिक अपराधी कहिए। तो कौन अपराधी अभ्यासिक या आदतन है? तो धारा 110 कहती है सीआरपीसी कि जो आदतन अपराधी हैं, अभ्यासिक अपराधी हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट चाहें तो उससे गारंटी मांग सकते हैं गुड बिहेव बनाने के लिए, यानी कि सदाचारी बने रहने के लिए, या अच्छा आचरण दर्शाओ,
तो कितने दिनों के लिए मांग सकते हैं अधिकतम गारंटी? 3 साल। और प्रतिभूति सहित यानी कि गारंटर के साथ, रहित नहीं बल्कि क्या, सहित। तो ऐसी कंडीशन में कोई व्यक्ति आभ्यासिक अपराधी है, इस बारे में जो लोगों की राय है वह राय क्या की जाती है, ली जाती है। तो लोग घट देखे नहीं रहते उसको घटना होते हुए, लेकिन समाज में वह व्यक्ति क्या रहता है प्रसिद्ध, कि हमेशा चोरी का माल क्या करता है, खरीदता है, भले न देखे हो। जैसे हमेशा आपका मिंटो पार्क में जाकर बैठा रहता है, तो आपका तिल का ताड़ भी लोग बनाते हैं। तो फिर एक बार भाई सूचना भी इसी बीच दे दिया जाए। देखिए आपका तमाम माने लोग दोस्ती भी गांठ रहे हैं, कोचिंग में तमाम चीज़ें हो रही हैं और आपका तमाम समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। सबके लिए ये सूचना दी जा रही हैं। भाई कोचिंग परिसर के 50 से 100 मीटर के अंदर आप नैतिक आचरण दर्शाइए अगर चाहते हैं कि कोचिंग चले। क्योंकि तब तमाम दुकानदार, तमाम चाय वाला, तमाम पान वाला आकर मिलते हैं तो कहते हैं कि आपके बच्चे और बच्चियां ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, यानी कि समाज में एक गलत प्रभाव जा रहा है। आपको मिलना है, आपको मन मान चल बैठना है, तो 150 मीटर दूर पर भी स्थान है। आप यहाँ तो नैतिकता का पालन करिए। कम से कम भाई रोज़ शिकायतें मिल रही हैं, आपका दुकानदार कुछ कह दे, इसमें विवाद होता है। मैं बता दूं, आपका जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसमें विवाद ये होता है कि आपका 1 माह तक तो आपको अच्छा लगेगा, वहीं मित्र जो आपके साथ थे धीरे धीरे कमेंट बाजी शुरू करते हैं। ये हो चुका है 1-2 बार, और 2-4 लोगों को कोचिंग से बाहर भी किया गया है, कमेंट बाजी शुरू करेंगे। उसके बाद जो आसपास के लोग रहते हैं वो अब कुदृष्टि से लड़की और लड़के को देखना शुरू करते हैं, और अकेले लड़की जाएगी तो कमेंट फेंकेंगे। तो कम से कम आप यहाँ नैतिकता का पालन करिए। उसके बाद आप क्या करते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भाई कोचिंग चले, नहीं तो अगर ऐसी स्थिति आगे रही तो आपका हो सकता है कि 10-20 दिन के लिए कोचिंग बंद भी हो जाए। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, इसमें कोई आपका समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे भले खास हो या आम हो। इन मामलों में कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि तमाम लोग आकर भाई शिकायत कर रहे हैं कि आपके लड़के अश्लील हरकत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाई, हम स्पष्ट बता दे रहे हैं। आपको मित्रता निभानी हो, साथ रहना हो, लिव इन रिलेशन में रहना हो, कुछ भी करना हो करिए, लेकिन 50-100 मीटर दूरी पर करिए। बैंक रोड है, आपका पीवो चाय है, आपका आनंद भवन है, आपका भारद्वाज पार्क है, वहाँ कौन पूछ रहा है भाई? कम से कम एक जहाँ रहा जाता है, शिक्षा का मंदिर है, इसे अपवित्र न किया जाए। ऐसा न किया जाए कि कुछ दिन केवल ऑनलाइन ही क्लास चलाना पड़े। तो सबके लिए भाई सलाह दी जाती है, एक आदमी के लिए नहीं। क्योंकि आपका देखा देखी पुण्य होता है, देखा देखी पाप होता है। एक व्यक्ति शुरू करेगा तो मैं बता दूं, देखा देखी दूसरा व्यक्ति भी वही कार्य करेगा, तीसरा व्यक्ति भी। जैसे घूसखोर होते हैं, एक पुलिस वाला लिया तो दूसरा भी ले लिया। तो थोड़ा बहुत सावधानी बरती जाए कम से कम आपका है ना इस एरिया में। उसके बाद आप क्या करते हैं, किससे क्या वादा किए हैं, क्या नहीं किए हैं, उससे हमें कोई भाई मतलब नहीं है। कौन किसके साथ जा रहा है, कौन मित्र। वैसे भी पढ़ते समय बहुत ज़्यादा सामाजिक हो जाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। और ये शाश्वत सत्य है, जाकर आप सीनियरों से पूछिए कि कैसे लोग मित्रों से कटना शुरू करते हैं आपका, और उसके बाद से एक दिन ऐसा आएगा कि वही मित्र चलते हुए कमेंट कसेंगे और आप किससे किससे लड़ाई करेंगे। भाई 50 मित्र थे, 10 मित्र थे, वही कमेंट करेंगे। साथ में जाएंगे तो भाभी जी क्या हाल है, तो मान लीजिए भाभी जी कह दिया, शादी हुई नहीं, तो किसी को बुरा लग गया भाभी जी या भैया जी को, तब क्या करेंगे? ये समस्याएं, तमाम समस्याएं सामाजिक आती हैं। तो भाई एक नैतिकता का पालन भी किया जाना चाहिए। ये नहीं कि भाई ठीक है आपकी स्वतंत्रता है, आप किसी के साथ रहिए घूमिए। तो देखिए आगे भाई आपका, तो वही सुनी सुनाई बातें ही आ गई।
यानी कि वही बातें आ गई कि समाज इनके बारे में क्या कहता है, यानी कि ये चाय वाले, दुकान वाले, पान वाले, ये क्या कहते हैं। तो यानी लोगों ने घटना देखा नहीं था कि यह चोरी का माल बेचता है, लेकिन समाज में वह चोरी का माल खरीदने और बेचने के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने समाज के लोगों का साक्ष्य लिया और कहा कि तुम सदाचारी बने रहो, क्या दो, गारंटी। इसके बाद आपका अगला देखा जाए, आपका धारा अंतिम जो अपवाद बचे हैं वह धारा 60 में बचे हैं। यानी कि बेयर एक्ट में जो एक्स्ट्रा अपवाद थे वे समाप्त हो गए। और अंतिम जो आपका अपवाद पूछा जाता है, अभी ये क्वेश्चन टेक्निकल इसमें आएगा, देखिए आपका धारा आपका जो 60 है उसका प्रोविजो उठाइए, दो परंतुक दिए गए हैं और दोनों परंतुक थोड़ा ध्यान से देखिए। वैसे इस समय सेकंड परंतुक ज़्यादा पूछा जा रहा है, देखिए। परंतु विशेषज्ञों की राय जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रतिस्थापित की जाने वाली पुस्तक में अभिव्यक्त है, यानी कि किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन है, वह ओपिनियन आपका किसी किताब में लिखी गई है और वह जो किताब है वह घर में नहीं रखा है बल्कि मार्केट में विक्रय के लिए क्या है, प्रस्तुत है। यानी कि कोई भी व्यक्ति मार्केट से उस किताब को क्या कर सकता है, खरीद सकता है, घर में रखा है तब नहीं। आइए देखिए, प्रतिस्थापित की जाने वाली पुस्तक में अभिव्यक्त हैं और वे आधार जिन पर ऐसी राय धारित हैं, यदि रचयिता मर गया है, मिल नहीं सकता, या वह साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, या उसे इतने विलंब या व्यय के बिना जितना न्यायालय अनुचित समझे साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता, तो ऐसी पुस्तकों को पेश करके उसकी राय को साबित किया जा सकेगा। लेकिन अब ये है कि भाई बुलाया तो गया नहीं, उसके पूर्ववर्ती कथनों को साबित किया गया साक्ष्य में पेश करके। तो बताइए ये प्रत्यक्ष साक्ष्य होगा कि अनुश्रुत साक्ष्य। तो आपका परंतुक में आ गया तो अनुश्रुत होगा। एक और पॉइंट आपका बचा है लास्ट में, यही वर्तमान में भाई अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। लास्ट लाइन देखिए इसकी, परंतु यह भी कि यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में है, तो न्यायालय यदि वह ठीक समझे ऐसी भौतिक चीज का अपने निरीक्षण के लिए पेश किया जाना अपेक्षित कर सकेगा। यानी कि क्वेश्चन आपका ये बनता है, सतर्क यहाँ रहना है कि अगर कोई जो चीज़ है वह डॉक्यूमेंट की परिभाषा में सेट नहीं होती, तो दस्तावेज की परिभाषा धारा 3 में दी गई है, और जो दस्तावेज की परिभाषा धारा 3 में है उसमें कोई बात सेट नहीं हो रही है, और इसके बाहर जाकर कोई जो चीज़ है वह न्यायालय में पेश की गई है। तो ऐसी दशा में जैसे कि आपका खून से सना कपड़ा हो गया, आपका खून से सना आपका कह सकते हैं चाकू हो गया, या चप्पल हो गया, जूता हो गया, या आपका अंगूठी हो गई, या कुत्ता हो गया, भैंस हो गया, बिल्ली हो गई, गाय हो गई, यानी कि जानवरों को पेश कर दीजिए, या जिस पत्थर से हत्या की गई थी वह पत्थर या रिवाल्वर। तो समस्या ये आती है, पहला नियम कि ये क्या दस्तावेज माने जाएंगे कि आप भाई भारत में तो दो ही साक्ष्य हैं आपका, या तो कौन सा साक्ष्य, मौखिक या कौन। इंग्लैंड में एक जरूर साक्ष्य का प्रकार है रियल एविडेंस, या वस्तु साक्ष्य, या आपका भौतिक साक्ष्य। लेकिन भारत, अगर इंग्लैंड में ये पूछा जाए कि जो खून से सने कपड़े हैं इत्यादि, या पशु पक्षी या निर्जीव वस्तुएं हैं उनको पेश किया गया,
वह दस्तावेज की परिभाषा में सेट नहीं हो रहे हैं तो उन्हें क्या माना जाएगा? तो इंग्लैंड में थर्ड कैटेगरी का साक्ष्य क्या कहा जाता है? रियल एविडेंस या भौतिक साक्ष्य। लेकिन भारत में तो आपको दो ही में तो सेट करना है। कौन कौन? या तो मौखिक या दस्तावेजी। और जब दस्तावेज से बाहर चला गया और भौतिक चीज थी, चाहे वह सजीव हो या नहीं, तो यही क्वेश्चन बनता है कि उसे क्या माना जाएगा? मौखिक साक्ष्य माना जाएगा कि दस्तावेजी? तो भाई क्या माना जाएगा? कानून धारा 60 का सेकंड परंतु कहता है मौखिक, क्योंकि भाई भारत में तो दो में से फिर एक बार देखिए, गलत होता है ज्यादा। एक कुत्ता कई लोगों को काट चुका था, फिर एक बार देखिए, और उस कुत्ते का नेचर जानने के लिए उस कुत्ते को कोर्ट में पेश किया गया। तो जब कुत्ते को कोर्ट में पेश किया गया तो समस्या ये है कि ये दस्तावेजी साक्ष्य तो है नहीं, तो दस्तावेजों से भिन्न बातें या भिन्न चीज़ें जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई हैं, जब वो दस्तावेज से बाहर चली गई, तो भाई भारत में तो दो ही प्रकार के साक्ष्य हैं, या तो मौखिक या कौन सा? दस्तावेजी। तो क्या माना जाएगा? मौखिक। ये क्वेश्चन आपका कई बार आया है भाई, गलत ना हो। किस परंतुक से गवर्न होगा? तो आपका कौन से परंतुक है? सेकंड परंतुक से आपका गवर्न होगा। तो फिर एक बार याद रखिए, लास्ट लाइन, एक तो आपका दो अपवाद दिया गया है, धारा 60 के परंतुक में दो परंतुक दिए गए हैं। उसके बाद रट कर जाइएगा कौन कौन अपवाद हैं कौन नहीं है। फिर हम लिस्ट बना दे रहे हैं। धारा 6 में अपवाद हैं, यानी कि वह भी अनुश्रुत साक्ष्य है। धारा 8 में है, धारा 17 से 31 यानी कि स्वीकृति तथा कौन सी? संस्वीकृति। धारा 32 का आठों खंड, धारा 33, धारा 34, धारा 35, और सीआरपीसी में एक हमने बताया था आपका सुनी सुनाई बातें कि समाज क्या कह रहा है, भले एक बार भी वो सजा ना पाया हो। तो समाज की आदत होती है कि आपका बताया गया कि घटना को तिल का क्या बनाते हैं लोग? ताड़। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ठीक है आपका इरादा सही है, लेकिन समाज उसको आकर हमारे यहाँ ऐसा बताएगा कि लग रहा है कि पूरा अनैतिकता आपके कोचिंग के लड़के लड़कियों में ही भरा है। इसलिए समाज के मुंह को बंद करने के लिए आवश्यक है भाई आसपास आप ऐसा अच्छा गुड बिहेव दिखाइए। भले बाद में कौन देखता है आपका, थोड़ा दूरी पर अगर बैड बिहेव भी दिखाते हैं तो कोई हमसे कहने नहीं आएगा। तो इस प्रकार भाई रेस्ट ले लीजिए, तो आईपीसी में भी आपका भूल मिस्टेक पढ़ाना है। भाई देखिए, बातों को कोई अपने ऊपर न ले, सबके लिए बताया जा रहा है। ये नहीं कि कोई बात को अपने ऊपर लेकर और आपका नाराज हो जाए। ये सार्वजनिक रूप से कहा जा रहा है कि ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं।